हेलो दोस्त। आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। मैं हूं बबलू सर और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वो भी चैप्टर 2 का, जिसका नाम है विष के दांत। चैप्टर का नाम है विष के दांत। तो ये विष के दांत के लिए लेके आया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे जितना भी इसमें वीवीआई सब सवाल है, ये टोटल वीवीआई सवाल आज हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें वीवीआई सवाल कितना सारा है। देखिए ये टोटल एकदम 100% जो पूछे जाने वाले सब सवाल होता है और अक्सर हर साल यही सब सवाल को पूछा जाता है और आज हम लोग इसी सवाल को देखेंगे, वो भी कहाँ से, जीनियस क्लासेस बाय बबलू सर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और भी अगर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा आप लोगों को सारा नोट्स वगैरह का पीडीएफ आप लोगों को भेज दिया जाएगा। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और चलते हैं लेकर के। आज जितना सवाल है आज हम लोग उसको देखेंगे बिना विनम्र किए, बिना लेट किए। चलिए आज हम लोग देखते हैं ये सवाल क्या क्या सब है। तो चलिए सवाल है, तो सवाल नंबर 1 है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नलिनी लोचन शर्मा। अगला क्या है, गिरधर कौन था, यानी कि गिरधर। अब लोग नलिनी लोचन शर्मा का तो कहानी पढ़े ही होंगे, तो उसमें गिरधर के बारे में भी जिक्र हुआ था। तो गिरधर कौन है, क्वेश्चन है गिरधर कौन है। तो गिरधर कौन था जल्दी बताइए, कासू का पिता, मदन का पिता या रजनी का पिता। एक ऑप्शन और होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब वो मिस्टेक से छूट गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन होगा, यानी कि गिरधर मदन का पिता कौन हो जाएगा, मदन का पिता हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों। चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। सवाल नंबर 4 क्या है, नलिनी लोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था। नलिनी लोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। समझे ना। चलिए तो फिर अगला सवाल में बने रहिए इस तरह से और आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या क्या बताया जा रहा है और हम एकदम हमेशा आप लोगों को पढ़ते रहना है। और तो 5वां सवाल है आप लोगों के लिए, नलिनी विलोचन शर्मा के कहानी यानी कहानियों में किसके तत्व यानी कि समग्रता के उभार आए हैं। मतलब उभर कर जो आता है वो नलिनी लोचन शर्मा की कहानियों से कौन सा तत्व आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मानववैज्ञानिकता के कारण। किसके कारण हुआ है, मानववैज्ञानिकता के कारण हुआ है। समझे ना। और अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए, मोटर कार से यानी कि को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार जो था वो किससे खतरा हो सकता था। मतलब ये मोटर कार जो लगा के रखा था सेन साहब ने, तो उसको जो डर लग रहा था वो किसके लिए डर लग रहा था। मतलब वो जो चाह रहा था कि कौन मेरा मोटर कार को ख़त्म कर सकता है, उसको डर किससे लग रहा था, तो खोखा से लग रहा था। किन से लग रहा था, खोखा से। क्योंकि खोखा मतलब कि जो था वो उसका मोटर में कुछ हानि पहुंचा सकता था, इसीलिए खोखा से उसको डर लग रहा था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए। अगला सवाल है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। यानी खोखा खोखी जो है वो किस भाषा से लिया गया है। तो खोखा खोखी जो है वो बंगला भाषा से लिया गया है। किस भाषा से प्यारे बच्चों, बंगला भाषा से। कौन सा भाषा से, बंगला भाषा से। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, तो इस तरह का समझना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंथी कहानी के किस पात्र से की गई है। मतलब यानी कि सेन साहब ने कहा था कि ऐसा बच्चे आगे चल कर के चोर गुंडा डाकू बनते हैं, तो ये किस पंक्ति से लिया गया है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया सेन साहब से। कहाँ से लिया गया है, सेन साहब से। अर्थात इसको किसने कहा था, तो कौन कहा था, यानी सेन साहब कहा था। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए, ध्यान दीजिए बढ़िया से। क्या है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। वहाँ तो था कि खोखा खोखी किस भाषा से था, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। तो खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची। क्या होता है, बच्चा बच्ची।
समझ गए ना प्यारे बच्चों, ध्यान देना है बढ़िया से। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को याद रहेगा ना, सदैव सदैव याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही मस्त है और इस तरह का सवाल ही लगभग पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका नंबर 10 का, यानी खोखा का क्या नाम है, खोखा का नाम वास्तव में क्या था। तो यानी खोखा का क्या नाम था वास्तव में, खोखा का नाम कासू था। क्या नाम था, कासू था। और अगला सवाल है विष के दांत कैसी कहानी है, मतलब विष का दांत जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं वो कैसा कहानी है, यानी कि सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मानववैज्ञानिक है। तो ये हम लोगों का मानववैज्ञानिक है, मतलब इसमें हम लोग एक अपना यानी कि दिमाग को मतलब कि कुछ अच्छे में कर सकते हैं, यानी कि कुछ सोच सकते हैं कि इस कहानी के बदौलत क्या क्या हुआ। इसीलिए इस कहानी को क्या कहा गया, मानववैज्ञानिक कहानी है। किस कहानी के अंतर्गत आता है, मानववैज्ञानिक कहानी के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए। अगला सवाल है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, मतलब सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर या वकील या प्रोफेसर या डॉक्टर। तो वो अपने मतलब कि बेटा को यानी अपने पुत्र को एक इंजीनियर बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था, इंजीनियर। यहाँ पे बिजनेसमैन दे दिया है वो अलग है, लेकिन मेन था उसका कि मेरा बेटा क्या बने, आगे चल कर के इंजीनियर बने। क्या बने, इंजीनियर। वो इंजीनियर बनाने के सोच में चल रहा था, ठीक है। बिजनेसमैन नहीं होता, बिजनेसमैन नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, यानी कि मदन को पीटने वाला अक्सर कौन लोग होते थे। मदन को पीटने वाला अक्सर लोग जो होते थे मदन का पिता होता था। कौन होता था, मदन का पिता होता था। अगला सवाल है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी जो थे उसका नाम क्या था। पंडित राम अवतार शर्मा या पंडित कृष्णा अवतार शर्मा या पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित क्या है यानी दशावतार शर्मा। तो इसका पिताजी का नाम क्या था, पंडित राम अवतार शर्मा। मतलब नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, पंडित राम अवतार शर्मा था। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं, और आप लोगों को बने रहना है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ से आप लोगों को सारा चैप्टर को देखने को मिलेगा, सारा चैप्टर का एकदम VVI सब ऑब्जेक्टिव, समझे ना। तो आप लोग बने रहिए और आज का इस मज़ेदार लेसन पे। तो अगला सवाल है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, मतलब सेन साहब ने अक्सर फटकार किसको लगाई थी। तो सेन साहब ने अक्सर फटकार किसको लगाती थी, हमेशा गिरधर लाल को। किसको लगाती थी, गिरधर लाल को। हमेशा जब भी वो फटकार लगाती थी तो वो गिरधर लाल को लगाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों उजागर करती है, मतलब विष का जो दांत है वो किस अंत विरोधियों के उजागर करता है। तो ये किस परिवार के, मतलब कि किस तरह के लोगों का उजागर करता है। तो ये करता है मध्य वर्गीय लोगों को। किस तरह का, मध्य वर्गीय लोगों का, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं फिर हम लोग, और आप लोग ध्यान दीजिए इस तरह से, उधर मत देखिए, यहाँ पे समझिए। अगला सवाल है कासू मदन के साथ किस खेल में ये शरीक रहता था। मदन के साथ किस खेल में शरीक रहता था, फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में। तो हमेशा मतलब कि मदन और कासू जो खेल खेलता था वो कौन सा खेल खेलता था, लट्टू का खेल खेलता था। किसका खेलता था, लट्टू का। ना तो वो हॉकी खेलता था, ना बैडमिंटन खेलता था, और ना ही फुटबॉल खेलता था। वो क्या खेलता था, लट्टू का खेल खेलता था, समझे ना। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल को ध्यान दीजिए बढ़िया से। नंबर 18, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐड कर रह गए, मतलब कि सेन साहब आखिर किसके बातों को सुन कर के रह गए, वो कुछ नहीं बोल सका। किनका था, पत्रकार महोदय का, या मुखर्जी साहब की, या सेन साहब के व्यंग्य का, या गिरधर लाल के व्यंग्य का। किसका था, तो पत्रकार महोदय का था। पत्रकार महोदय का बात को सुन करके सेन साहब एकदम अटल रह गया था, वो कुछ और बोल नहीं पाया था। वो किसका बात था,
पत्रकार महोदय का बात था। समझ में आ गया ना। चलिए तो अगला सवाल की ओर फिर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है नंबर 19 का। मदन की उम्र क्या थी? उम्र जो था वो क्या था? लगभग 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल या 9-10 साल। तो मदन का उम्र उस टाइम पे हुआ करता था 5-6 साल। कितना हुआ करता था? 5-6 साल, समझे ना, 5-6 साल। यानी कि मदन का उम्र उस टाइम पे हुआ करता था 5 से 6 वर्ष का। अब अगला सवाल के लिए हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है मदन किसका पुत्र था? यानी कि मदन किसका पुत्र था? अर्थात देखिए सवाल ये भी पूछ सकता था कि मदन के पिता का नाम क्या है, लेकिन ये पूछ रहा मदन किसका पुत्र था, मतलब मदन के पिताजी का ही नाम पूछ रहा है। समझे ना, मदन के पिताजी का नाम पूछ रहा है। तो क्या होगा? सेन साहब या गिरधर या सोफर या सिंह साहब। तो कौन था? उसका पिताजी का नाम था गिरधर। क्या नाम था उसका पिताजी का? गिरधर। क्या नाम था? गिरधर नाम था। समझे ना, ध्यान रहेगा। चलिए अगला सवाल है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बना था? किस ईस्वी में बना था? सन 1958 में, सन 1957 में, सन 1963 में, सन 1959 में। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए कि ये कब बना था। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय का हिंदी अध्यापक कब बना था, मतलब हिंदी का जो अध्यक्ष बनना था उसको कब बना था? तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सन 1959 ईस्वी में बना था। ठीक है। अगला सवाल है फिर हम लोगों के लिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नंबर 22 का। क्या है सवाल? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1995 को, या 18 फरवरी 1916 को, 22 फरवरी 1917 को, 24 फरवरी 1918 को? नहीं, बल्कि कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ध्यान रहेगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? मतलब 14 जनवरी 1995, 18 फरवरी 1916 या 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो इसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर फिर चलते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गया था? मतलब नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हो गया था? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। मतलब इतना तो सबको पता था कि 1961 में हुआ, सितंबर 1961 में, लेकिन एक्यूरेट डेट जो है वो कब है? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ठीक है। चलिए तो अगला सवाल है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? मतलब नलिन विलोचन शर्मा जो है उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? गांधी घाट पटना में हुआ था, या कृष्णा घाट पटना में हुआ था, बदर घाट में हुआ था, या रानी घाट पटना में हुआ था? रानी घाट पटना में नहीं हुआ था, कृष्ण घाट पटना में नहीं हुआ था, गांधी घाट पटना में भी नहीं हुआ था। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बदर घाट पटना में हुआ था नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों चलिए अब अगला नंबर सवाल स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला 25 नंबर का है दृष्टिकोण किनकी रचना है? क्या है सवाल? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नंबर 1 है रामावतार शर्मा का, नलिन विलोचन शर्मा का, या मोहन राकेश का, या प्रेमचंद्र का? तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन होगा दृष्टिकोण की रचना, कौन होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। दृष्टिकोण का रचना कौन था? नलिन विलोचन शर्मा था। ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है 26। क्या लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, या इसे यानी किस बात का पर गर्व था? यानी किसे इस बात का मतलब बात पर गर्व था? यानी कि लड़कियां यानी कठपुतलियां है, ये मतलब किस बातों को गर्व देने वाला शब्द है? तो भाई बहन का, चाचा चाची का, मामा मामी का, या माता पिता का? किसका हो जाएगा बच्चों? माता पिता का हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि उसका पिताजी ही कहता था कि लड़की कठपुतलियाँ होती है। ठीक है।
चलिए तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। कौवा की क्या है, जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। मतलब कौवा के समूह में कौन चाह रहा था कि हम भी शामिल हो। कबूतर, हंस, बतख या मछली। मछली तो नहीं चाह रहा, इसमें हंस से चाह रहा था। कौन चाह रहा था, हंस। यानी कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए हंस चाह रहा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसके अनुसार से सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया था। किसके अनुसार से सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, खोखा के अनुसार। क्या हो जाएगा, खोखा के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल फिर हम लोगों को देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। यानी सेन साहब को बेटी कितना थी। 3, 6, 5, 4। कै गो बेटी थी उनको, टोटल 5 गो बेटी थी। सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला और लास्ट सवाल है हम लोगों का जिसका नाम क्या, नंबर 30 में, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। यानी सोफर जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या था। सभ्यता, संबंध, निर्मता नहीं था, बल्कि क्या था, ड्राइवर होता है। हम लोगों का कि अगला लेसन फिर आने के लिए इंतज़ार करें और बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे। आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह का जितना भी अगर चाहिए तो आप लोगों को नोट्स वगैरह भी चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आप लोगों को यहाँ से सारा नोट्स का PDF वगैरह मिल जाएगा इस नाम से, है ना। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे बने रहते हैं तो इस चैनल पे आप लोग पूरा एकदम ईमानदारी से लगल रहिए और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं पूरा कामना कर रहा हूँ कि आप लोगों का दिन बहुत शुभ हो और आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहें। ठीक है, तो आप लोग पूरा तैयारी करते रहिए और मैं लेके अगला लेसन के लिए आ रहा हूँ फिर लेकर के, और आप लोग पूरी तरह से तैयारी में लगल रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।